नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कोरोना ने इंसान को अब इस कदर भयभीत कर दिया है कि उसकी दहशत के चलते ही सांसें थमने लगी हैं। ऐसे में आज हम अपनी खास पेशकश में आपको ये बताएंगे कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि इससे डटकर मुकाबले करने की जरूरत है। कोरोना से जंग कैसी लड़नी है और इस पर किस तरह से विजय पाई जा सकती है, इसके लिए आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, जो आपको कोरोना के भीषण काल में उन तमाम सावधानियों के बारे में बताएंगे जिससे आप कोरोना पीड़ित होने से बच सकते हैं। वहीं अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो क्या करें, अस्पताल जाएं या नहीं, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर पर ही रहकर किस तरह से अपना इलाज करें, कौन सी दवाई लें, वैक्सीनेशन से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो आज आप जानेंगे ही। इसके अलावा आपके मन में अगर कोरोना को लेकर जो भी सवाल है उन्हें भी आप सीधे डॉक्टर राजेश शर्मा जी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन से 0755 4029 या 4029 पर कॉल करना होगा। नंबर एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, 0755 4029 और 4029 ये फोन नंबर स्वराज एक्सप्रेस की स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों में से आप किसी पर भी फोन करेंगे तो आप सीधे डॉक्टर राजेश शर्मा जी से सवाल कर उसका जवाब ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, वायरस से बचाव। तो देश में कोरोना के आंकड़ों में 26 अप्रैल को कुछ कमी आई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में फिर ऐसा कोरोना विस्फोट हुआ कि इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कोरोना के लगातार सामने आते चौंकाने वाले आंकड़ों से हर कोई घबराया हुआ है। दिमाग इस बात को लेकर परेशान है कि इस आफत से खुद को और अपनों को आखिर कैसे बचाएं। चलिए इसे लेकर सीधे डॉक्टर राजेश शर्मा जी से बात करें और आपके सवाल लें। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में संक्रमण की सुनामी है, जिसमें जिंदगी ठहर सी गई है। आज चेहरों से रंगत पूरी तरह से गायब है। आंखें अपनों के लिए नम हैं। उधर राज्य दर राज्य सिस्टम सिसकियां भर रहा है। ऐसे में अब जुबान पर एक ही बात तान में कोरोना का ये चरम है या नहीं, इस पर जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में वायरस हर किसी को अपनी चपेट में लेने के लिए आमादा है। 27 अप्रैल को कोरोना के जो आंकड़े सामने आए वो फिर से एक नया रिकॉर्ड बना गए हैं। देश में बीते 24 घंटे के दौरान 3,62,913 के करीब नए केस मिले, तो 3,286 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। ये स्थिति तब है जब केंद्र से लेकर राज्यों की सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन हालात फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ राहत वाली बात है तो वो यह है कि संक्रमण की सुनामी में बीते 24 घंटे में देश के अंदर 2,62,349 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मगर वायरस की जो बेकाबू रफ्तार है वो एक्टिव केसों को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। देश में इस वक्त 29,84,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। बात अगर देश के दिलियाने की मध्य प्रदेश की करें तो यहां 27 अप्रैल को 13,400 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 98 जिंदगियां कोरोना से जंग हार गई। तो वहीं बीते 24 घंटे में 11,577 लोगों ने वायरस पर विजय पाई। एमपी में अभी 94,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हैं और अब तक 5,319 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 27 अप्रैल को 14,900 के करीब नए केस मिले।
तो वहीं 246 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 16,931 रही। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक 7,782 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बहरहाल मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या फिर देश के दूसरे राज्य, कहीं भी हालात ठीक नहीं है और हर ओर मायूसी और बेबसी है। अपनों के इलाज के लिए भटकते लोग नजर आते हैं। बावजूद इसके राज्यों की सरकारें ये कह रही हैं कि हालात काबू में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर स्थितियां अभी ठीक हैं तो फिर खराब किसे कहेंगे? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो वायरस से बचाव का मंत्र देने के लिए हमारे साथ हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब से आप फोन के जरिए सीधे सवाल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप नंबर लगाइए 0755402905 या 402906 पर कॉल करें। ये दोनों ही नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ, यानी ब्रेकिंग जहां चलती है वहां पे आप फ्लैश हो रहे हैं, आप दे सकते हैं। तो जनता सवाल करे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल मेरा है जिसको लेकर इस समय भ्रांति कहें या सत्यता कहें बता नहीं सकते हैं। ये चल रहा है कि इस समय वैक्सीन लगाने वालों की, लोग जो लगवा रहे थे वो पीछे हट रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन लगवाने के साथ दूसरे तीसरे चौथे दिन से वो उनको फीवर आया, फीवर आने के बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और दुर्भाग्यवश कही है पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो नहीं बच सके। तो क्या ऐसी स्थिति में वैक्सीन जो लोग पीछे हट रहे हैं, जो बार बार अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उसमें कितनी सत्यता है कि क्या वाकई में वैक्सीन लगवाने के बाद ये है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगाने के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है 8-10 दिन के लिए, जिसके कारण इस तरह से हो रहा है। वास्तविकता क्या है? ये एक भ्रामक तथ्य है जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोविड से होने वाली मृत्यु की दर देखते हैं, तो अगर हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक वायरस जो है, जो दूसरी लहर का जो वायरस है, ये पहले 2020 की जो लहर थी वायरस की, उससे इसने अपने आप को म्यूटेट करके फिर से समाज को डराया है इसने। और हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले साल का जो वायरस था उसकी खोज खबर करके उसके बारे में जो जो तथ्य निकाले और उसको निकालने के बाद में उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीनेशन बनाए और उसके अगेंस्ट जो जो बचाव के जो साधन जुटाए, हमने जो सीखा, इस वायरस ने उन सब को जो है धराशाही कर दिया। और ये कह सकते हैं कि जो पहले का जो वायरस था, अगर वो 2 गज की दूरी वाली बात है, तो इस बार का जो वायरस है ये 200 गज की मार भी कर सकता है। ये भी कहने से मैं चूकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार जो है इस वायरस ने पूरे के पूरे परिवार, और किस तरह से एक व्यक्ति पहले अगर संक्रमित होता था, अगर हम उसे पिछले साल अगर हम आइसोलेशन में रख लेते थे तो बाकी लोगों का बचाव जरूर हो जाता था, काफी हद तक बचाव हो जाता था। लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अचानक पूरा का पूरा परिवार जो है वो संक्रमित हो रहा है, पूरा का पूरा गांव संक्रमित हो रहा है। तो ये तभी संभव है जब ये इतना हल्का होने के कारण जो है ये ड्रॉपलेट से नहीं, ये एरोसोल से, अर्थात हवा में तैरते हुए निकल जाता है और दूर तक व्यक्ति को जाकर संक्रमित करता है। दूसरी बात हमको ये भी समझना चाहिए यहाँ पे कि बैक्टीरिया और वायरस का फर्क क्या होता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि साहब हमें इन्फेक्शन हो गया। वायरस से इन्फ्लामेशन होता है। वायरस अर्थात ये प्रोटीन का एक ऐसा पार्टिकल है जो अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके शरीर की जो मैकेनिज्म है, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, उसको हम कई नामों से जानते हैं। हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, हम अवरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। ये प्रकृति ने जो हमें देन दे रखी है, वो इस दुश्मन को पहचान के इस पे आक्रमण करता है। और
बाहरी दुश्मन पे जो हमारे शरीर का आक्रमण है, इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, इसे इन्फेक्शन नहीं कहते, इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। अर्थात जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला कहा, कुछ इस तरह की गाली या ऐसी बात की, तो हम ऐसे अंदर ही अंदर कैसे उबलने लगते हैं, कैसे हम जलने लगते हैं, अंदर से तनाव आ जाता है। तो वो एक ज्वलनशीलता को ही इन्फ्लामेशन का रूप दिया जाता है। और शरीर में जो इन्फ्लामेशन होती है, उससे शरीर के अंदर घटने वाली घटनाएं, रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, उससे कई प्रकार के रसायन जो द्रव्य हैं वो भी निकलते हैं, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स बोलते हैं, केमिकल्स बोलते हैं। वो एक तरफ तो शरीर का प्रोटेक्शन भी करते हैं, अर्थात वो जो सामने वाला जो बाहरी आक्रमण है उसको दबाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर वो उसका वेग जो है इन्फ्लेमेशन का वो इतना ज्यादा हो जाए तो खुद ब खुद अपने शरीर को नुकसान करता है। इस वायरस से यही देखने को मिल रहा है कि जब ये शरीर में प्रवेश करता है, उसके लगभग 3 से 5वें दिन के अंदर जो है हमारा शरीर जो है जब इसके खिलाफ लड़ता है तो बुखार आता है। मतलब आपका शरीर में अंदर में इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है, एक केमिकल कास्केड, एक रासायनिक क्रिया शुरू हो गई, बुखार आता है। बुखार आने के बाद में चूंकि इसका जो प्रवेश द्वार है वो या नाक से या मुंह से या आंख से भी वायरस जा सकता है, तो यहां से नाक से या मुंह से अगर प्रवेश करता है तो अंदर जाके सबसे पहले गले पे जाके आक्रमण करता है। तो कुछ दिन जो है गले पे जाके ये ठहरता है, हमारा शरीर लड़ता है इससे। वही वो वक्त होता है जब हल्का सा इस प्रकार के वायरस में, पिछले वायरस में तो सूखापन था, बुखार और ड्राई कफ, इस बार हमको देखने को मिल रहा है कि ड्राई कफ नहीं है, हल्का सा जुकाम भी है इसमें, या हल्की सी खरखराहट भी है। जैसे पहले सूखी खांसी थी, अभी वैसी खांसी नहीं है। तो गले में जब ये ठहरता है तो फेरेंजाइटिस होता है, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो काफी हद तक तो यहीं पे आके ये समाप्ति हो जाती है, और इस बीच हमारे शरीर की जो रोधक क्षमता है वो इस पे काबू पा लेती है, इसको खत्म कर देती है, और व्यक्ति जो है 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बुखार में और उसके बाद थोड़ी खरखराहट में करके 8-10 दिन में जो है वो वापस ठीक होने लगता है। इस बीच जो है वो दवाई भी ले लेता है, और एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक वगैरह हम सब जो जानते हैं दवाइयां, वो सब ले लेता है और ठीक होता है। लेकिन वो जो दुर्भाग्य जिनका कह सकते हैं, जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है, संक्षेप में कई दर्शक हैं लाइन पे आ चुके हैं, तो मैं छोटे से समझाना चाहता हूँ कि चूंकि जब फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में जाके जब एक एल्वेलाई में जाके ये इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, जो आज की डेट में हमको देखने को मिलता है, हम जब जिसको हम लोग CT-CVT स्कोर बोलते हैं, तो ये वहां पे जब संक्रमण करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, वो सबसे ज्यादा दुखदायी साबित हो रहा है। जी, हमारे साथ आगरा से दीपक है। दीपक, सवाल करें डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर, मैं आगरा से दीपक बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये था कि इसमें कहा जाता है 14 दिन का जो सर्कल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत के 5 से 6वें दिन में ये संक्रमण फैलता है और 8वें 9वें दिन से ये कम होने लगता है। तो क्या कोई भी जैसे इन्फेक्शन फेफड़ों में हो गया है तो 8वें और 9वें दिन से अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं आए हैं, लाइक फीवर, लाइक कुछ भी, तो क्या आपके वो ये समझा जाए कि बॉडी रिकवर होने लग गई है 10वें दिन से या 11वें दिन से? दीपक भाई, इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि जब आपका वायरस के साथ सामना हुआ, वायरस ने प्रवेश किया, तो 3 और 5वें दिन के बीच में फीवर आता है और बुखार आता है, और उसके बाद जो है लगभग 8वें 9वें दिन जो है वायरस का प्रकोप तो है। वायरस जो है यहाँ पे एक प्रकार से जैसे हम दिवाली में जो लड़ जलाते हैं, माचिस लगाते हैं और माचिस तो बुझ जाती है लेकिन लड़ शुरू हो जाती है, ऐसे ही वायरस जो है वो माचिस का काम करता है। यहाँ पे वायरस जो है 10वें दिन 12वें दिन जो है वो व्यक्ति अक्सर संक्रमणशील नहीं रहता, वायरस अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन उससे शरीर में जो ये इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस शुरू हो गई है, ये अगर एक अति तेज वेग के साथ शुरू हो गई है तो फिर वो संभलती नहीं, चाहे कितनी भी दवाई ले लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो संभलती नहीं। उसके लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीजें हैं, इसलिए आपको यदि आपका अगर अनुभव है, अगर कोई आसपास या कोई दोस्त का जिसको संक्रमण हुआ होगा, तो डॉक्टर जो है वो जांचें कराते हैं। इसमें हम लोग एक ब्लड की जांच कराते हैं जिसमें हम लोग पूरी टोटल काउंट देखते हैं, हम लोग एक CRP कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, हम लोग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं कोविड प्रोफाइल के तौर पे। ये इन्फ्लेमेशन में जो रसायन सिक्रीट होते हैं, जैसे उसमें LDH है, उसमें एक फेरिटिन नाम का है, एक IL-6 है, एक D डाइमर, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो शरीर में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो शरीर में निकलते हैं
और हमारे ब्लड में आ जाते हैं, और हम जब नापते हैं इनको तो इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब है कि आपके शरीर का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो ऑन हो चुकी है। ये सबसे ज्यादा चेतावनी देने वाली बात है, और इसी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। यदि टाइमली अगर हमने जो है कोई दवाइयां शुरू कर दी तो इस वायरस का प्रकोप उतना नहीं हो पाता कि ये जानलेवा सिद्ध हो। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बुखार आने के 8वें, 9वें, 10वें दिन तक अगर जो है बहुत ज्यादा आपके फेफड़े इन्वॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपके शरीर ने काबू पाना शुरू कर दिया, तो 10वें, 12वें, 15वें दिन के बाद से आपको धीरे धीरे रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये वायरल फीवर है, ये शरीर को तोड़ देता है, ये शरीर को कमजोर कर देता है, ये भूख मिटा देता है, ये आपके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स में टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, ये सब चीजें इसकी जरूर होती हैं। लेकिन हाँ, 10 दिन के बाद से अगर दुष्प्रभाव नहीं हुए तो आप मतलब संभल गए। अगर लंग्स में इंफेक्शन 20% तक आ चुका है, सीटी स्कैन कराते हैं और 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो क्या माना जाए? थोड़ा संक्षेप में, बहुत सारे दर्शक अभी आपसे त्रिपाठी जी देखिए, हम जब सीटी करते हैं, क्योंकि इस दूसरी अप्रत्याशित लहर में सीटी स्कैन जो है, चेस्ट का HRCT बोलते हैं जिसको, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन जो है, ये बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अभी रैपिड एंटीजन और RT-PCR के ऐसे बहुत से उदाहरण तो मैंने देखे हैं जिसमें दोनों नेगेटिव हैं, रैपिड एंटीजन भी नेगेटिव है, RT-PCR भी नेगेटिव है, फिर भी फेफड़ों में संक्रमण जो है वो इतनी तीव्रता के साथ फैलता है कि 3 से 4 दिन, 5 दिन में 0 से 90%, 100% देखा मैंने, 23/25। मैं यहाँ ये जरूर कहलाना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये नहीं कह पाते कि सर सीटी स्कैन को हम कैसे देखें। तो सीटी स्कैन में जो है, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको इस तरह से वर्गीकरण किया है कि दाएं तरफ के फेफड़े जो हैं उसमें 3 लोब हैं, बाएं तरफ के फेफड़ों में 2 लोब हैं, अर्थात 5 जो हैं वो भाग हैं फेफड़े के, और हर एक भाग को 5 नंबर दिए हैं। तो इस तरह से टोटल 25 नंबर होते हैं। तो एक लोब कितने प्रतिशत, कितना भाग इन्वॉल्व है, उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, और वो स्कोर जो है वो 1/25, 5/25, 15/25 इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो 25 के ऊपर का जो लिखा हुआ फिगर है, अगर हम उसको 4 से गुणा कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रतिशत फेफड़े इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने कहा 20%, 30%, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा 5 से गुणा करेंगे कि 5 से अगर वो 5/25 लिखाता है, मतलब 20% है, तो 20% में वापिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बशर्ते उसके शरीर का जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ही वेग के साथ ना बढ़ रहा हो। इसलिए सीटी स्कैन के साथ में अगर व्यक्ति भर्ती होता है तो हम लोग से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर बढ़े हुए मिलते हैं तो फिर भले ही सीटी स्कैन का CVT स्कोर कम हो, लेकिन खतरे की संभावना उसमें बढ़ जाती है। जी, हमारे साथ जांजगीर चांपा से प्रेम शंकर है। प्रेम शंकर जी, सवाल करें। जी सर, सवाल करें प्रेम। नमस्कार। हाँ, सवाल करें, बहुत सारे दर्शक हैं, अपना सवाल पूछिए। सर, जैसे कि मेरे पास तो क्या बोलते हैं, डायबिटीज और शुगर है, तो उसमें क्या दवाई लेना चाहिए? कौन सी दवाई? नाम मेरा सर, जैसे वैक्सीन लिया हूँ, दौड़ गया, फर्स्ट वैक्सीन लिया हूँ, तो दूसरा खुराक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वैक्सीनेशन का? हाँ सर, वैक्सीनेशन का लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? आपको यदि याद होगा कि जब केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू किया था तो उसने शुरुआत ही ऐसे की थी कि 60 साल के ऊपर हर व्यक्ति को लगना आवश्यक है, और 45 और 60 साल के बीच में जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की परेशानी हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो या डायबिटीज की भी संभावना हो, सबसे पहले उनको लगना जरूरी है, क्योंकि 45 से 60 साल के नॉर्मल व्यक्तियों को भी वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा था। तो जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले जो भी सज्जन हैं, भाई बंधु हैं, उनको तो जरूर लगवाना है, वैक्सीनेशन लगवाना है आपको। दूसरा, कितने दिन में लगवाना है दूसरा? पहले जैसा त्रिपाठी जी 28 दिन की बात हुई थी, फिर कुछ जो सर्च हुई होगी उसके बाद पता चला कि 40-42 दिन में इसका रिस्पांस बेहतर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है 30 से 40 दिन के बीच में लगवा लेना चाहिए दूसरा डोज। तो सीओ से कैलाश जी है। कैलाश जी, साहब सवाल करें। लगता है कैलाश जी का फोन कट गया। मंदसौर से मुकेश पाटीदार है। मुकेश जी, सवाल करें। हाँ सर, मेरा हूँ। हेलो। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए।
हाँ, मैं यूँ कहता हूँ कि इसमें अपने को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, घर में क्या क्या खाना पीने में क्या है वो कोरोना से? नहीं, क्या मतलब कोरोना पेशेंट हो चुका है उसके लिए पूछ रहे हैं आप कि? हाँ, उसको क्या क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सावधानी के? जी डॉक्टर साहब, मंदसौर से मेरे भाई पूछ रहे हैं कि अगर संक्रमण हो गया है, पॉजिटिव हो गया है और उसके बाद क्या? मेरे ख्याल से अप्रैल और मई माह में ये जो अभी दौर चल रहा है, इसमें वातावरण में चूंकि वायरस का जो उपस्थिति है बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता चलता, हम कहीं जाते आते हैं, कौन हमसे पहले संक्रमित व्यक्ति होके निकला है और वो अगर खांस के गया है, छींक के गया है, कहां कहां वायरस लगा हुआ है, वातावरण में कहां वायरस फैला हुआ है। आप वहां से निकलते हैं, भले वहां कोई व्यक्ति नहीं है, आप सांस लेते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप संक्रमित नहीं है तो कृपया करके कम से कम, जहां तक सरकार ने बोला है लॉकडाउन है, बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें, आप संक्रमण के सहायक ना हो, अपने आप को सुरक्षा कवच में बचा के रखें, घर से बाहर ना निकलें। सबसे पहली शर्त तो ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव हो जाए तो कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, अगर हल्का सा भी बुखार आता है आपको, नहीं, वो उनका कहना है कि पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पेशेंट हो गया, पॉजिटिव हो गए, अब मान लीजिए अगर हम जो है क्या खाना? जी, अगर हम जो है पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में वायरस प्रवेश कर चुका है। वायरस प्रवेश करने के लिए आपके शरीर की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, अवरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, अब उसको कैसे बना के रखें? तो हमारे आयुर्वेदा में साफ साफ कहा गया है कि आयुर्वेदा का मतलब ये है कि एक ऐसा ज्ञान जो आपके शरीर को बीमार होने से रोके। तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी जड़ी बूटियां जो हैं, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हम सब जानते हैं, हल्दी है, तुलसी है, नीम है, हमारे घर में शहद है, हमारे घर में आजकल गिलोय चल रही है, ये सारे के सारे जो है, जो दादी माँ कभी हमको काढ़ा, कभी उसको हम लोग एक औषधि के रूप में लेते थे, इसका जरूर सेवन करना चाहिए। मुझे याद है पिछले साल जो है जब कोविड ने पिटाई की हम सब की, तो सबके घर में जो है कहीं ना कहीं से काढ़ा आ गया था, गिलोय का इस्तेमाल करने लगे थे। और जैसे ही है कोविड थोड़ा सा हल्का हुआ, हम फिर लापरवाह हो गए। हमारी आदत है लापरवाह होना। और ये जो दूसरी लहर आई है, इसका तो जो है जो आक्रमण है वो इतना ज्यादा है कि संभलने का मौका ही नहीं दे रहा आपको। तो अभी जो है जिनको कोविड हो गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको बीमार हो गए हैं और कोविड हो गए तो तुरंत दवाई शुरू करें। आपको पता है हमारे सरकार ने भी जो है वो दवाइयां बता रखी हैं कि जो 5-6 दवाइयां हैं वो देनी है। उसमें एक एंटीवायरल दवाई है, अगर वो मिल जाती है तो उसे जरूर लें। वो कौन सी है? फ्लूवीपिराविर करके है, एंटी फ्लू करके आती है दवाई। और एक एवर्मेसिटिन दवाई है जो आपकी इम्यूनिटी को जो है कंट्रोल करती है। वो जरूर लें दवाइयां, बिना किसी संकोच के। आप ऐसा बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि बुखार है पहले RT-PCR कराएंगे, उसकी जांच आएगी तब कराएंगे, बिल्कुल नहीं, लापरवाही नहीं। आपको बुखार आता है तुरंत दवाई शुरू करें। समय मिलता है, आपके पास सुविधाएं हैं, साधन है, आप जाके अपना जांचें करा लें और साथ में CT स्कैन भी करा लें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हफनी भरने लगी है तो इसमें बिल्कुल भी कोई, लेकिन खाने पीने में जो है आप शुद्ध फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन हो गया, उसका सेवन जरूर करें। हल्दी का, जैसे दूध लेते हैं हम तो दूध में हल्दी डाल के लें, और काढ़ा जरूर लें, दिन में 2 बार 3 बार। भाप की सिकाई जरूर लें, खिड़कियां खोल के रखें, AC ना चलाएं, हल्का फुल्का वर्जिश जरूर करें, मन को प्रसन्न रखें जी, कृपया करके मन को प्रसन्न रखें। सीहोर से कैलाश है। थोड़ा डॉक्टर साहब एक बार फिर अनुरोध है कि अगर टू द पॉइंट बताएंगे तो बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल अपना कर सकेंगे। सीहोर से कैलाश है। कैलाश जी स्वागत, सवाल करें। कैलाश जी सवाल करें। हाँ जी, मेरा सवाल है। आप टीवी बंद कर दीजिए, टीवी आपने चालू कर रखी है। हाँ, बंद कर। मेरा हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि स्वस्थ आदमी को कैसे स्वस्थ आदमी को कैसे रहना चाहिए दिनचर्या? क्या स्वस्थ आदमी को? स्वस्थ आदमी की दिनचर्या कैसे, खान पान में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब दे दिया है। जो हेल्दी हैं या जिनको कोरोना हो गया है, हम जो साधारण खाना खाते हैं वही साधारण खाना खाना है हमको, जिसमें
फल ज्यादा हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, ताकि किसमें ज्यादा है? देखिए जैसे दालें हैं, जैसे दूध है, दाल है, पनीर है, सोयाबीन है। अगर हम अंडा खाते हैं तो अंडे का जो व्हाइट हिस्सा है वो ले सकते हैं जी। जो फिश खाने वाले हैं फिश ले सकते हैं वो। इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन जो है आपके शरीर में जो है एक सुरक्षा की आपकी जो कार्य प्रणाली है उसको वो स्ट्रांग करता है जी। इंदौर से जगदीश जी हैं। जगदीश जी सवाल करें। जी सर। सवाल करें जगदीश जी। सर मेरी वाइफ को आज से 20 दिन पहले कोरोना हो गया था। हाँ। तो अब वो हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के आ सकते 56% लंग्स में फंक्शन था, इन्फेक्शन था। हाँ। अब वो अस्पताल से छुट्टी हो गई, ठीक आ गया, परंतु अभी ये 20 दिन बाद उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके सीने में दर्द होता है और गले में भी दर्द रहता है। तो क्या करना चाहिए उसको? क्या खाने पीने में कुछ ध्यान रखना चाहिए कि वापस डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए सवाल सुन लिया डॉक्टर साहब से, मैं फिर समझाऊं। हाँ बता दें। इनने ये कहा है कि इनको 20 दिन पहले कोरोना हुआ था, कोरोना निगेटिव हो गया, आ गए और 55% लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था। अब ठीक है, लेकिन अभी अब उनके सीने में दर्द होता है, थोड़ा खराश भी रहती है। वो पूछ रहे हैं क्या फिर से डॉक्टर साहब के पास जाएं, क्या करें, क्या खान पीन? देखिए पहली बात तो ये है कि एक बार जो है कोविड होने के बाद में आप जब कोविड से नेगेटिव होके आपका RT-PCR हुआ होगा या डॉक्टरों ने उनको नेगेटिव करार दिया होगा, अर्थात 3-4 दिन बुखार नहीं आया होगा, और आप जो है रूम एयर पे 94% से ज्यादा SpO2 जो है अगर आप मेंटेन कर रहे होंगे तो उसको हम मान लेते हैं कि अब जो है उसका जो दुष्कारी प्रभाव है कोविड का वो खत्म हो गया और आपको एक कोविड नेगेटिव करके आपको घर भेज दिया। कोविड नेगेटिव घर भेजने का मतलब ये नहीं कि आप सामान्य हो गए। कोविड के बाद जो है बहुत समय तक जो है आप कमजोर बने रहते हैं, आपका शरीर अंदरूनी रूप से लड़के थक चुका होता है। ऐसे में जो है दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हम बोलते हैं वो आ सकते हैं, फिर से आपको हल्का सा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बहुत बड़ी एक लिस्ट है, उससे हमको जरूर बचना है। कोविड के बाद भी जो दवाइयां दी हुई हैं उनका बहुत ही ईमानदारी से पालन करना है। उसमें अभी जो है जो कोविड की ट्रीटमेंट है उसमें जो है कोविड होने के बाद लगभग 1 माह तक खून पतला करने की दवाई दी जाती है, जिसको नॉर्मली हम लोग इकोस्प्रिन कहते हैं या क्लेपिडोपा कहते हैं। वो उसमें अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कोविड ठीक होने के 1 महीने के बाद भी कई लोगों की मृत्यु अकस्मात हुई है। तो अभी जो ट्रीटमेंट है उसमें आप जो है वो देख लीजिएगा, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि जिनका इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है उनको जो है वो ब्लड थिनिंग जो है लो मोलिकुलर हिपेरिन भी दी जाती है जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, और डिस्चार्ज के बाद जो है वो दवाई भी आवश्यक है। बाकी जो जिंक है, विटामिन सी है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां वो भी दी जाती हैं। लेकिन हाँ, इन सबसे बेहतर तो यह है कि आप प्राणायाम की आदत जो है जरूर डाल लें, ताकि शरीर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, आपके शरीर के अंदर प्राणवायु है वो जाती रहे। थोड़ी खबर भी अब देते रहे आपको। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता इंदौर से हैं। विकास, आपको आज ये कुछ भी नहीं बताना है कि प्रशासन व्यवस्था क्या है, आपको सिर्फ ये बताइए आज कितने पॉजिटिव केस मिले, कितनी डेथ सरकार बता रही है और कितनी आपके पास खबर है जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है श्मशान घाट से, कब्रिस्तान से, सिर्फ संक्षेप में बता दीजिए। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसके आंकड़े आपको बताऊं। 10,000 से ज्यादा जो मरीज है उनके सैंपलों की जांच की गई थी, जिसके अंदर 1811 जो मरीज है उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जो एक्टिव मरीज का संख्या है वह 13,171 पर पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मौत के आंकड़े प्रस्तुत किए गए वह 10 मौत तो नहीं कही गई है, उसके बाद जो मौत के आंकड़े वह 1123 पर पहुंच गई है। रहा जो स्वास्थ्य बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था। वहीं अगर शमशान घाटों के आंकड़ों की बात की जाए तो जितने पिछले दिनों से जो रेशो आ रहा है, जो लगातार मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, तो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर आज सुबह 9 बजे से 6 बजे तक के जो आंकड़े थोड़े से राहत वाले। अगर बात की जाए रामबाग शमशान घाट की तो 20 मरीजों की कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम क्रिया की गई है। वहीं पंचकुला के अंदर 18, विजयनगर के अंदर 12 और रीजनल पार्क के अंदर तो टोटल 65 जो मरीज थे कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संदिग्ध, ऐसे उनकी जो कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार जो अंतिम संस्कार किया गया है। कब्रिस्तान की बात की जाए तो कब्रिस्तानों के अंदर 7 से 8 मरीजों की जो है कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको दफनाया गया है। तो थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि 200 से ज्यादा आंकड़े जो है शमशान घाट या कब्रिस्तानों से मिल रहे थे, जिसमें अब 65 से 70 मरीज जो आज पिछले सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जिनकी अंतिम क्रिया हुई है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर साहब, बड़ी अभी भी स्थिति बहुत भयानक है। मैं एक बार ग्वालियर की भी थोड़ी सी खबर ले लेते हैं, फिर हम आपसे और सवाल करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा है। विनोद, आप आज दर्शक हमारे डॉक्टर साहब से सीधे सवाल कर रहे हैं, लगता है विनोद से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, बहुत ही भयानक, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े थे। आज राहत भरी 200 के लगभग जो हमारे कब्रिस्तान और श्मशान घाट से जो हम आंकड़े बुलवाते थे, भोपाल में बुलवाते थे, वो लगभग 200 हुआ करते थे इंदौर से, आज 65 है। ये थोड़ा सा, क्या आपको लगता है थोड़ा स्ट्रेन कम हुआ है क्या कोरोना का? मैं ये कह सकता हूँ त्रिपाठी जी की पिछले लगभग 2 दिन से, मतलब कल से, क्योंकि मेरे को तो जो है जो आने वाले जो फोन है, मरीजों के फोन है, क्योंकि मैं अभी इस वक्त हर फोन अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिनों में जो है ये जो हर मिनट जो है, मतलब एक कॉल होता नहीं था, दूसरा आता था, और जो जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे थे उसमें थोड़ी सी तो कमी मुझे दिखी है। लेकिन हाँ, जो आप आंकड़े बता रहे हैं कि 200 से 65, इतना तो फर्क नहीं आया होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है कमी ऐसे समझ में आता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि शासन ने जो पेरीफेरी में जो बंदोबस्त किए हैं, जैसे भोपाल के बाद जो दूसरे जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद उनकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, पीएससी है, वहां भी जो है शासन काफी सजगता के साथ में अब ट्रीटमेंट मुहैया करा रहा है। तो एक मिनट मैं विनोद जी से भी जानकारी ले लूं। विनोद जी, आप सिर्फ मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है और आपकी अपनी खोज खबर क्या कहती है, वो संक्षेप में बता दें डॉक्टर साहब से, जिससे और हमारे दर्शक लाभ ले सकें कि कोरोना जिसको हुआ है वो कौन कौन सी दवाई ले, क्या क्या प्रिकॉशन बरतें। ज्यादा समय मत लीजिएगा। देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो एक अच्छी खबर ये देना चाहूंगा कि आज 1 महीने बाद ये पहली बार देखने को मिला है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा डिस्चार्ज हुए हैं। 1208 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 1024 संक्रमित कल आए थे, और इसके अलावा 7 लोगों की मौत जो बुलेटिन में बताई है, लेकिन 31 लोगों की मौतें हुई हैं जो विभिन्न शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में, जिनका कोविड गाइडलाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अभी भी मारामारी देखी जा रही है। अभी भी लोग कलेक्ट्रेट में जाकर चक्कर लगा रहे हैं, कभी जो कमांड सेंटर है वहां पहुंचकर भी हंगामा कर रहे हैं। कलेक्टर ने आज एक नया आदेश जारी किया है। एक अच्छी इसलिए कहेंगे राहत भरी कि अभी तक कलेक्टर के पास जो चक्कर लगा रहे थे उनको राहत इस बात से मिलेगी कि जो अस्पताल हैं जहां मरीजों का उपचार चल रहा है, वहीं पर डिमांड जो आएगी उसके आधार पर उनको इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, मुहैया कराए जाएंगे, क्योंकि इनकी कालाबाजारी की बात जो चल रही थी सामने और लगातार आरोप लगते रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की भी स्थिति बेहद नाजुक है। कई नर्सिंग होम संचालक आज सुबह से मरीजों को इसलिए डिस्चार्ज कर रहे थे, रेफर कर रहे थे कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसमें केएमजे हॉस्पिटल, मां शीतला हॉस्पिटल और सिम्स हॉस्पिटल में भी स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जहां ऑक्सीजन नहीं थी। एक तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण मरीज जो है वो बेहद परेशान है। साहब, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंजेक्शन को लेकर लोगों में जिस तरह से अभी जो मन में बिठाल दिया गया है कि अगर उनको इंजेक्शन मिल जाएगा तो वो कोरोना संक्रमित है तो उनकी जिंदगी बच जाएगी, तो ये उनको डॉक्टरों के द्वारा या फिर जिसके द्वारा उनको समझाया जा सकता है कि इंजेक्शन उस स्टेज में लगाते हैं जब बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। यही कारण है कि लोग जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी कर रहे थे, उनको सक्षम लोग अपने घर संचय करके रख रहे थे। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, बिल्कुल विनोद हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं ना कि क्या है वास्तविकता। आप भी सुन लीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा बड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अभी आपसे सवाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कब लगना चाहिए, और रेमडेसिविर के अलावा इसका कोई विकल्प भी है? जैसा कि व्हाट्सएप में या यहाँ जानकारी आ रही है कि 6-7 और विकल्प है इसके, इसमें क्या सत्यता है, और रेमडेसिविर कब लगना चाहिए? तिवारी जी, सबसे पहले तो जो है मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर नाम की एंटीवायरल जो इंजेक्शन है, ये बहुत समय पहले 2000 मेरे ख्याल से 13 या 8 में ईबोला नाम का एक अफ्रीका में ऐसी वायरल इन्फेक्शन हुआ था। तब जो है फार्मेसी कंपनियों ने ये रेमडेसिविर नाम का एक मॉलिक्यूल निकाला था, और उस वक्त इसका प्रभाव नहीं देखा गया, उसके बाद ये पड़ा हुआ था। इसके बाद जो है जब ये पिछले साल जब ये चीजें शुरू हुई कोविड की, तो साइंटिस्ट लोग जो है फिर जुड़ गए कि कौन सी एंटीवायरल दवा है
तो इस रेमडेसिविर का जो प्रयोग जो है, जो प्रयोगशाला में कांच में परख नली में इसका जो लाभ देखा गया कि ये कोविड के कोरोना के वायरस को जो है ये परख नली में तो जो है नुकसान पहुंचाता है, उसको उसकी जनसंख्या को रोकता है, लेकिन उसके बाद जो है इन वाइवो अर्थात खरगोश या चूहे पे इसका जो है प्रयोग जब किया गया तो सफलता नहीं मिली, और उसके बाद मनुष्यों में तो कहीं सफलता नहीं मिली। जब ये टेस्ट किए जाते हैं, किसी भी इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, तो हजारों की संख्या में जो है इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो जो लिटरेचर कहलाता है कि दो जो कंट्रोल थे, एक जगह पे है 300 लोगों को लगाया गया जिसमें रेमडेसिविर भी लगाया गया, और एक में जो है जो दूसरी दवाइयां दी गई जिसमें रेमडेसिविर नहीं दिया गया। दोनों केसेस में, दोनों सैंपल्स में मरीज की ठीक होने में या उसकी मृत्यु दर में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। एक सिंपल सा एक फैक्ट कहीं आया कि हाँ, जिसको रेमडेसिविर दिया गया वो व्यक्ति अस्पताल में 1.5 दिन पहले डिस्चार्ज हो गए। अब ये या तो जो ड्रग माफिया है, जो फार्मेसी कंपनियां हैं, उनके इस तरह के भ्रामक प्रचार हैं, लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं, मरता क्या ना करता, जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जो है इस तरह से सांसें ले रहा होता है तो परिजन जो है भावना में बह के जो है उस तरह उसको जो बोल दिया जाता है, किसी मंदिर बोल दो आप, किसी पेड़ को छू लेने की बात बोल दो, वो कुछ भी करते हैं। और ऐसे ही इस रेमडेसिविर का भ्रम शुरू हुआ। रेमडेसिविर जो है ये कभी भी शरीर पे कोई प्रभाव नहीं करता, तो ये जीवन रक्षक नहीं है। रेमडेसिविर जो है उसका प्रयोग केवल और केवल है कि वो वायरस पे काम करता है, और वायरस में शुरुआत में वायरस की संख्या को, वायरस पे संख्या को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने में रोकता है। बहुत ही शुरुआत में जब आपके शरीर में वायरस प्रवेश करेगा है तो सबसे पहले तो आप ही को पता नहीं चलता, 5 दिन तक आपको बुखार ही नहीं आता, और वायरस जो है वो आपका जो है काम कर रहा होता है, आपका शरीर लड़ रहा होता है। 5वें 6वें दिन जब बुखार आता है उस वक्त आप अगर पॉजिटिव हो जाते हो, वहां अगर जो है रेमडेसिविर लग जाता है तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आने वाला जो संक्रमण है वो थोड़ा बहुत कम प्रभावी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि एक बार अति संक्रमण हो गया उसके बाद रेमडेसिविर का जीवन रक्षक इंजेक्शन के रूप में कतई कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग क्या है, थोड़ा संक्षेप में। किरण पाटीदार इंदौर से हमारा वेट कर रही हैं। रेमडेसिविर का उपयोग जैसे मैंने बताया कि बहुत ही शुरुआत में जब आपके शरीर में वायरस कम संख्या में है, मैंने जैसे हमको अगर पता चलता है कि हमको कोरोना पॉजिटिव हम है तभी लगवा लेना चाहिए। तब अगर लग जाता है तो ये जो सर्च हुई है वो कहती है कि आप अगर अस्पताल में भर्ती हो और जिसको रेमडेसिविर नहीं लगा वो 1.5 दिन ज्यादा अस्पताल में रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। ये बिल्कुल भी किसी स्टडी में नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी स्टडी में नहीं है कि रेमडेसिविर जो लग गया उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसका केवल आंकड़ा केवल ये है कि जिनको लग जाता है वो अस्पताल में 13 दिन रुकते हैं, जिनको नहीं लगता वो 15 दिन में डिस्चार्ज होते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो कम होता है अस्पताल में। इसके अलावा कोई भी फिलहाल लिटरेचर में कोई और आंकड़ा मौजूद नहीं। तो मतलब रेमडेसिविर का कोई उपयोग ही नहीं है, जीवन रक्षक के रूप में तो है ही नहीं। जिस तरह से हम भरे पड़े हैं कि सर उसको बचा लो, आप जो है मर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है, सर इंजेक्शन लगवा दो, ये केवल और केवल भ्रामक तथ्य है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने रेमडेसिविर अगर हमारे उपलब्ध हो सकता है, हम कोरोना पॉजिटिव है तो तुरंत ही लगवा लेना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव आने के बाद में अगर कहीं रेमडेसिविर लग जाता है, कहीं आपको लगता है कि आपका सीटी स्कैन जो है वो लगभग 30-40% पे आ गया है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहां अगर लग जाएगा तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले संख्या में वायरस का जो संख्या बढ़ेगी उसमें कहीं ना कहीं चेक लग सकता है। तो मतलब उपयोग तो है कहीं ना कहीं। हाँ, ये उपयोग है, 50% इन्फेक्टेड यहाँ पे ये उपयोग है, लेकिन जो लिटरेचर ये नहीं बोलता है कि जिनको लग गया उनको जो है आगे जाके बच जाएंगे, ये कहीं भी कोई तथ्य नहीं है। इंदौर से किरण पाटीदार है। किरण जी सवाल करें। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 1.5 साल का है और मैं फीडिंग स्टॉप करवा के वैक्सीन लगवा सकती हूँ कोविड का? जी, आप जो है अगर लैक्टेशन मदर के लिए जो है ये नहीं कहा गया, लैक्टेशन जो मदर है उनके लिए, जो प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेशन मदर है, उनके लिए जो है अभी सेफ नहीं समझा जा रहा कोविड को। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जो डॉक्टर है उनसे सलाह करें, और 1.5 साल का बच्चा है तो कोशिश करें कि लैक्टेशन का पीरियड जो है वैसे भी जो है अब उसको बच्चे को जो है दूसरे फीड पे डिपेंड होना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो है इंजेक्शन लगा के लैक्टेशन को ना बढ़ावा दें। छिंदवाड़ा से संजय जी हैं। संजय जी सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, सवाल करिए। सवाल
डॉक्टर साहब, ऐसी अफवाह सुनने में आ रही है कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत खराब हो जा रही है, सही बात है सर? ये तबीयत खराब होने की परिभाषा को अगर मैं यहाँ पे परिभाषित करता हूँ, अगर वैक्सीनेशन लगा के हल्का सा बुखार आता है उसको आप तबीयत खराब होना कहते हैं, तो हाँ, तबीयत खराब हो सकती है। कुछ केसेस में बुखार आता है और बहुत से लोगों को बुखार आता भी नहीं है। किसी भी वैक्सीन में, बचपन में भी हमको जो है BCG का टीका लगा है, बुखार आता था, तो बुखार आ सकता है। इसे सामान्य एक प्रक्रिया में ही लेना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाई है उसके कारण कोरोना चपेट में आ जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल पूर्णतः गलत वाक्य है। थोड़ा जबलपुर से भी खबर ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद दुबे है वहां। अरविंद, बहुत संक्षेप में आज चूंकि डॉक्टर साहब से अलग अलग दर्शक सवाल कर रहे हैं, आपका मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है और शासन का मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है? और आपने देख ही लिया होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी हम लोग कितने दिनों से बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि जीवन रक्षक है ये। अगर 45 से 50% आपका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है आगे इन्फेक्शन बढ़ने से रोके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी अरविंद। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद जबलपुर के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फिजिशियंस हैं, उन्होंने शायद फंक्शन पहले समझ लिया, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब करना काफी कम कर दिया हॉस्पिटल में भी उसकी। आवाज आपकी सही नहीं आ रही है अरविंद। हाँ जी, आवाज हमारी आपको मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल, एकदम साफ आ रही है। हाँ, अब आप बोलिए। आप मैं कह रहा हूँ कि जबलपुर के जितने भी फिजिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सर्जन हैं, वो शायद बहुत पहले ही बात समझ चुके थे कि रेमडेसिविर का जो फंक्शन है वो उन्होंने समझ लिया था, इसलिए शायद उन्होंने मरीजों को प्रिस्क्राइब करना कम कर दिया था। इसकी डिमांड भी कम हो गई है। हॉस्पिटल में भी ये बहुत कम संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। ज्यादातर जोर दिया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी में। उसके लिए आप डॉक्टर साहब से बाद में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा आंकड़ा, सरकारी आंकड़े मौतों के जो है उन्होंने 7 बताए हैं, और जो हमने शमशान घाटों से, ग्रेवयार्ड से और कब्रिस्तान से इकट्ठे किए हैं 32 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुए हैं। ये संख्या कल से कम है। कल 38 की संख्या, आज 32 है। मतलब थोड़ा राहत भरी खबर आज इंदौर से भी थी, जब ग्वालियर से भी है, और आपके यहाँ जबलपुर से भी राहत भरी खबर है ये। जी सर, और उसमें एक बात और आ रही है कि जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है वो ज्यादा है, और जो संक्रमित होकर आने वाले मरीजों की संख्या है, नए मरीज, उनकी संख्या कम है। एक और अच्छी खबर ये है कि भारतीय सेना की संचार प्रणाली को संभालने वाला टेलीकॉम ट्रेनिंग रेजिमेंट, उसने 100 बेड का बिस्तर अस्पताल तैयार किया है, जिसमें कि मेडिकल के ही डॉक्टर, सेना के डॉक्टर होंगे, पूरा मेडिकल स्टाफ भी सेना का ही होगा। तो वही लोग वहां पर मरीजों को देखेंगे, सिविलियंस को देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर आ चुकी है। एक सवाल जो दर्शकों के मन में है उसको मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब से करना चाहूंगा। बिल्कुल सवाल करिए। प्लाज्मा थेरेपी वाला भी सवाल कर लीजिए आप। डॉक्टर साहब थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। प्लाज्मा थेरेपी का भी सवाल कर लीजिए, और जो दूसरा आपका सवाल है वो भी कर लीजिए। जी सर, इसमें डॉक्टर साहब जबलपुर में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट है, और साथ में रैपिड टेस्ट के साथ साथ यदि हम ये देखें कि जो RT-PCR टेस्ट है, ये 2 टेस्ट को डॉक्टर्स ज्यादातर मान्यता नहीं दे रहे हैं। CT स्कैन के लिए ज्यादा कहा जा रहा है, और जब तक CT स्कैन रिपोर्ट आती है उसके बाद ही वे अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या कहीं जरूरी है कि CT स्कैन पे सब कुछ देख के डॉक्टर सेटिस्फाई होगा, या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड जबलपुर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कितनी कारगर है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं अरविंद जी। इस दूसरी अप्रत्याशित लहर में ये देखा गया कि अचानक विस्फोटक संख्या में मरीजों का जब आना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है RT-PCR के जो लैब थे वहां पे जो लाइनें लगने लगी, और उसके बाद RT-PCR का जो परिणाम थे वो पहले सुबह RT-PCR का शाम को मिलता था और शाम का अगले दिन मिल जाता था, और रैपिड एंटीजन जो है वो तो 15-20 मिनट बाद मिल जाता है। लेकिन भीड़ के कारण या कुछ और जो भी कारण है, वो कारण मुझे नहीं समझ में आया, तो इसके परिणाम में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगने लगे। पहली बात तो ये। और इस बार ये भी देखा गया कि 3 दिन, 4 दिन के अंदर मैंने कम से कम दर्जनों ऐसे केसेस देखे हैं कि 50-55 साल की उम्र के व्यक्ति बुखार के साथ आए, खांसी हो रही है, हमने उनका CT कराया। CT HRCT में उनका जो है पहले 15% या 20% ही फेफड़े प्रभावित थे, हमने दवाइयां दी। उनका जो SpO2 था रूम एयर में 94 के ऊपर था, वो घर चले गए।
4 दिन के बाद आते हैं तो अचानक जो है फेफड़े 70%, 80% प्रभावित मिलते हैं। वो दवाइयां ले रहे हैं, उनकी जो SpO2 है वो लगभग 90, 85, 80 आ रही है और फेफड़े बिल्कुल 70-80%। मतलब ये हमारे लिए जो है इतना भयानक ये अनुभव था। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट ही नहीं आया, और ऐसे मैंने कई पेशेंट ऐसे मैंने खोए हैं, यंग 50-55 साल के, और हमको वक्त ही नहीं मिला, 5-6 दिन में वेंटिलेटर पे गए और अचानक जो है उनका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। एक नहीं दो नहीं, और ये सारे चिकित्सकों का ये अनुभव है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का पूरे देश में ये अनुभव कॉमन रहा है। इसलिए, और ऐसा भी मैंने देखा है कि रैपिड एंटीजन और RT-PCR नेगेटिव होने के बाद 50 केस ऐसे देखे हैं कि ये दोनों टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी फेफड़े प्रभावित हुए। तो इसलिए किसी की जान के साथ ना खेल के चिकित्सक वर्ग जो है सीधे के सीधे जो है ये कहता है कि साहब बुखार आ गया आपको, आप तुरंत दवाई तो शुरू कर ही दे, जो 5-7 दवाइयां चिन्हित है वो तो कर ही दे। इस बीच आपको जो है जहां अगर सुविधा है, क्योंकि गांव के इलाके में ना तो RT-PCR है ना CT होता है, तो वहां पे दवाइयां शुरू कर दें और उसके बाद जैसे ही आके आप जो है RT-PCR चेस्ट CT स्कैन कराते हैं तो डॉक्टर को उसमें बड़ा स्पष्ट दिख जाता है कि फेफड़े प्रभावित कितने हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए आज की डेट में इस लहर में जो बेहतरीन मापदंड है वो HRCT कहीं ज्यादा है, रिलायबल PCR और RA एंटीजन उतने नहीं रहे। बहुत नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी संक्रमण मिल रहा है फेफड़े में। चलिए, एक और प्लाज्मा थेरेपी कितनी सक्सेस है, थोड़ा संक्षेप में भोपाल से और कुछ। जी सर, जो देखिए प्लाज्मा थेरेपी का ये है कि जिनको बीमारी हो जाती है कोविड, उनकी जांच की जाती है कि उनमें एंटीबॉडीज कितने % में है, और उनका जो है एक स्पेशल मशीन में जो है प्लाज्मा फेरेटिक मशीन होती है, उसमें रख के उनके शरीर का जो है प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, ब्लड वापस भेज दिया जाता है। उन प्लाज्मा में जो है एक रेडीमेड सिपाही है, उसमें एंटीबॉडीज हैं। वो प्लाज्मा अगर हम किसी कोविड व्यक्ति में डालते हैं तो उसकी अचानक से जो है उसकी एंटीबॉडीज मिलने से हमको वो फौज मिल जाती है जो उसके संक्रमण को रोक सकती है। लेकिन इसके लिए भी WHO ने जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से नहीं दिया है कि लॉन्ग स्टडी में जो है इसका भी कोई बहुत ज्यादा उनको साधन नहीं मिला। लेकिन हाँ, फिर भी प्लाज्मा से जो है एंटीबॉडीज जो है मिल जाती हैं और पेशेंट की मोर्टेलिटी कम देखने को मिली है। मतलब थोड़ा बहुत सक्सेस है। जी, हमारे साथ भोपाल से ही संजय आचार्य है और गंज बासौदा से भी है हमारे साथ। पहले संजय जी से सवाल ले लेते हैं। संजय जी, संक्षेप में सवाल कर ले। सर, मैंने एक्चुअली कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज 28 जनवरी को लगाया था, तो उसके बाद मैंने मिस कर लिया वो सेकेंड डोज। तो अभी जो 18 से 30 उम्र का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो मेरे को सेकेंड डोज लेने का अभी पड़ेगा या 2 डोज लेने पड़ेगा सर? मेरे ख्याल से आप जो है अपने शरीर में जो है आपके एंटीबॉडीज का टाइटर देख लें, और एंटीबॉडीज का टाइटर अगर मिलता है आपको, ठीक ठाक मिलता है, तो सेकेंड डोज जो है बूस्टर का काम करेगा। और एंटीबॉडीज अगर है ही नहीं तो वो जो पहला जो वैक्सीनेशन है उसका कोई प्रभाव नहीं है, आपको 2 वैक्सीनेशन में जाना चाहिए। वो बोल रहा है कि मैं मिस कर गया जो एक टाइम। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इनका जनवरी में जो वैक्सीनेशन लगा उसके बाद जो है फरवरी में लगना चाहिए था, नहीं लग पाया। मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, अप्रैल का भी 3rd वीक आ गया। तो अभी जो है पहले वैक्सीनेशन का तभी फायदा है जब दूसरा वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के रूप में समय पे लग जाए। अगर वो नहीं लगा तो पहला वैक्सीनेशन तो निष्क्रिय हो चुका है। अब आप जो है अपनी बॉडी का एंटीबॉडी टाइटर कराएं और उसके अनुसार निर्णय लें। हमारे साथ गंज बसौदा से दर्शक है प्रकाश जी, सारे सवाल करें। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, सवाल करिए। सर ये पूछ रहे थे, CT स्कैन वगैरह प्राइवेट की मान्य रहती है कि नहीं, जैसे कराना है? और वैसे तो कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ठंडी चीज खाने से कभी कभी जुकाम जैसा हो जाता है। क्या खाने से? ठंडी चीज खाने से। नहीं, आपको कोरोना हो जाता है 1 दिन में। कोरोना आपको था? कोरोना पॉजिटिव आए? नहीं, कभी नहीं। तो अभी क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? अभी ये ठंडी चीज खाने से वो जुकाम जैसा हो जाता है, अगले दिन ठीक हो जाता है, तो क्या? आदरणीय, आप अभी जो है अप्रैल में जून में कोई ठंडी और खट्टी चीज ना खाएं। बिना ठंडी खट्टी चीज खाए भी गुजारा चल सकता है। ये समय ऐसा चल रहा है, आप परहेज से चलें, गर्म चीजों का सेवन करें, कृपया करके ठंडी चीजों से दूर रहें, फ्रिज के अंदर रखी हुई चीजों से दूर रहिएगा, बचा के रखिए अपने आप को।
चलिए हमारे साथ भोपाल का भी आंकड़ा ले लेते हैं। संजय हमारे हैं संवाददाता भोपाल से। संजय, आंकड़े बताइएगा संक्षेप में, बहुत सारे जानने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो आज मौत का आंकड़ा बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा है तो टोटल अगर भोपाल के आंकड़े में देखा जाए तो 80 मौतों का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 80 मौतें भोपाल में आज जिस प्रकार से कब्रिस्तान और विश्राम घाट की बात आई है तो 80 मौतों का आंकड़ा अभी तक निकल के आया था। वहीं देखी जाए तो अगर पेशेंटों की बात कर ली जाए तो पेशेंट 1800 के ऊपर निकल गए, लेकिन एक ना एक सुखद बात जरूर ये है कि आज कई पेशेंट ठीक होकर भी बाहर निकले हैं, जिनमें लोगों को एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जरूर मिस कर रहा है आज आदमी कि जिस प्रकार से पहले हॉस्पिटल वगैरह जिस प्रकार से जो कोरोना पेशेंट बाहर निकला करते थे, अब लोगों को ऐसे नहीं निकालते हैं या उनका स्वागत नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंटों में ये चीज अलग मुद्दा है। हमने तो आपसे पहले बताया, प्रशासन कितने आंकड़े बता रहा मौतों का? सर प्रशासन ने अभी तक उनका आंकड़ा नहीं आया है टोटल देखा जाए तो, क्योंकि अभी 8:30-9 बजे तक उनका आंकड़ा आता है, तो उस हिसाब से अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई है, तो इसके ऊपर प्रशासन के आंकड़े को नहीं बता सकते। आपने कहा भदभदा और सुभाष नगर विश्राम घाट से कंफर्म किया जो आप बता रहे हैं 80? जी सर, सुभाष नगर विश्राम घाट और भदभदा विश्राम घाट और कब्रिस्तान, ये तीनों के आंकड़े बता रहा हूँ सर। 80 है करीब? जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका भी। डॉक्टर साहब, बहुत ये आज आप देख रहे हैं, मैं पिछले 10 दिन से मुहिम चला रहा हूं। एक्चुअल आंकड़े क्या है, ये 125, 125 मैंने विश्राम घाट जो भदभदा के विश्राम घाट के प्रबंधक है उनसे भी मैंने फोन में लिया था, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने 3 दिन का आंकड़ा बताया था। 13, 14, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल का, 17, 18, 19 अप्रैल का बताया था। तो एक दिन 96, एक दिन 98, एक दिन 97 ऐसे बताए थे विश्राम सुभाष नगर विश्राम घाट के अलग। लेकिन ये राहत भरी खबर है आज आपके साथ कि इंदौर में भी आंकड़े कम हो गए हैं, ग्वालियर में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि सुखद स्थिति है। आपसे एक सवाल यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि जिनने पहली वैक्सीन लगवा ली है, अब उनका नंबर जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 से 40 दिन में आना चाहिए, तो पहली वैक्सीन इस दौरान कुछ इफेक्ट डालेगी? बिल्कुल त्रिपाठी जी, पहली जो वैक्सीन है, देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन है क्या, है ना। ये दो दर्शकों को सवाल ले लें फिर हमारा सवाल करें। एक नोएडा से है सुमित कुमार जी। सुमित जी अपना सवाल करें। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे मैंने वैक्सीन के लिए, मेरी उम्र जो है अभी 25 साल के करीब है और मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है, तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ क्या उसके पहले मुझे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए अपना या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि जिनको कोरोना है उनकी वैक्सीन लगी, इस तरह की खबरें मैंने सुनी है, तो वो बीमार पड़ गए या उनकी मौत हो गई है, इस तरह का है। और दूसरी चीज, कुछ समय तक पहले तक मेरे गले में खराश थी और कुछ दर्द था, लेकिन अब नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है। क्या अब मुझे इस कंडीशन में कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत है या सब कुछ ओके है? अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर बुखार है, अगर आपको लगता है कि गले में इन्फेक्शन है, तो कृपया करके उस इन्फेक्शन को रोकें। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद में जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, जब आपको बुखार ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तभी वैक्सीनेशन का पहला डोज लें। कोरोना टेस्ट का पूछ रहे हैं, कराना है क्या? आप कोरोना टेस्ट करा भी लेंगे, क्योंकि अभी कोरोना टेस्ट की जो मैंने कहा जैसे जो है इस स्ट्रेन के लिए जो है रैपिड एंटीजन या उसकी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, तो बेहतर यह है कि आप अपनी शारीरिक, जो आपका शरीर कह रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करें। अगर आपको मन अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, ना गले में खरखराहट है, ना बुखार है, तब आप भले ही वैक्सीनेशन लगा लें, लेकिन पहले अपने आप को पूर्ण स्वस्थ होने दें। ऐसा ना हो कि अगर थोड़ी खरखराहट है, बुखार है, लेकिन रैपिड एंटीजन नेगेटिव है, तब भी मैं बोलूंगा कि इंजेक्शन ना लगाएं। तो राजगढ़ से है राकेश। राकेश सवाल करें। जी सर। सवाल करिए राकेश जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे पिछले साल अगर किसी को कोविड हुआ है तो उनकी क्या एंटीबॉडी हो चुकी है, मतलब उनको इस बार कोविड से डरना चाहिए क्या? ऐसा देखा गया है कि एक बार अगर आपको संक्रमण हो गया है, कोविड हो गया है, तो आपके शरीर में लगभग 8 माह तक जो है एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार कोविड हो गया है तो आप लगभग 8 माह के लिए जो है आपको एक सुरक्षा का कवच बन जाता है। लेकिन 8 माह के बाद चूंकि एंटीबॉडीज आपके शरीर में नहीं है, तो 8 माह के बाद दोबारा आपका जो शरीर है वो फिर से संक्रमण में जा सकता है। भोपाल से विश्वजीत है। विश्वजीत सवाल करें। पूछना चाह रहा था
कि मेरे को क्या अभी मैं 1 तारीख को कोविड पॉजिटिव आएगा, अभी मैं ठीक हूँ, मेरे नेगेटिव आ गई है, तो क्या मैं वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर आप नेगेटिव आ गए हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। सागर से हरिशंकर शुक्ला है। हरिशंकर जी सवाल करें। हाँ सर, केवल ये है कि मैंने वैक्सीनेशन 16 अप्रैल को कराया था, दूसरा वाला कितने दिन बाद कराना है? 45 दिन बाद? आप जो है 16 अप्रैल में 1 दिन जोड़ दें, 16 मई, उसमें 10 दिन जोड़ दें, लगभग 26 मई के आसपास करा लीजिएगा, 2 दिन प्लस माइनस। चलिए जी, हमने सवाल किया था कि जिनने सिंगल डोज वैक्सीन लगवा ली है, अब उनका नंबर मान लीजिए 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, तो इस दौरान क्या कहीं उनको ये मदद करेगी वैक्सीन? जैसे किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? त्रिपाठी जी, ये कोई स्टडी का अध्ययन मैंने तो अभी नहीं किया है कि कोई किसी जर्नल में ये स्टडी आई हो कि पहले वैक्सीनेशन के बाद जो है संक्रमण हुआ नहीं हुआ, ये स्टडी होगी, लेकिन मुझे इसका भी ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं अपने मेडिकल विज्ञान के आधार पर कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन करता क्या है। वैक्सीनेशन जो है एक निष्क्रिय, वही कीटाणु जो है निष्क्रिय रूप से शरीर में डालता है जो दुष्प्रभावी ना हो, और शरीर उसे संज्ञान लेके अपने आप में एक एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। ये शुरुआत जो है पहले वैक्सीनेशन के बाद से ही शुरू हो जाती है, और दूसरा वैक्सीनेशन जब लगता है, जिसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं, तो जब जैसे ही दूसरा इंजेक्शन आता है तो जो पहले की जो एंटीबॉडीज हैं, जो टी सेल्स और बी सेल्स बोलते हैं, वो उसको पहचान करके जो है बहुत ही ताबड़तोड़ रूप में जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं एंटीबॉडीज का। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वैक्सीनेशन के बाद भी आपका शरीर थोड़ा सा तो बचेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दूसरे वैक्सीनेशन के बाद तो जो है ऐसा भी बहुत कम केसेस देखे गए हैं। केवल और केवल ये कह सकते हैं, जो तथ्य है कि लगभग 83% जो है ये संवेदनशील है कोविशील्ड। कहने का मतलब है कि 100 लोगों को अगर इंजेक्शन लगता है तो 83 लोग सेफ हैं, 17 लोगों को जो है फिर भी कोविड हो सकता है। इसमें ये तथ्य जो है ये जनता को जानना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल पूरक प्रश्न है इसमें कि जैसे आप 83 सेफ है, 17 नहीं सेफ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन 17 के साथ भी वो स्थिति जो है कि वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, डेथ वाली बिल्कुल सही कहा। ये जरूर ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि हर व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड है, जैसे 2 इंजेक्शन हो चुके हैं और 12-15 दिन बीत चुके हैं, उन लोगों की मोर्टेलिटी जो है बहुत 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 कम है, नगण्य है। और ये मेरे ख्याल से मेरा ऐसा अनुभव है कि पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में जो है ये अचानक से मैंने जो है क्योंकि हमारे अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ था, तो अचानक मैंने 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ जो है मैंने उमड़ते देखी। शायद इसी तथ्य से कि कहीं ये न्यूज आई थी कि जिनके वैक्सीनेशन हो गए हैं उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। जी, एक और आखिरी सवाल ये है। पहली बात तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कुछ और भी समय देंगे, आज नहीं अगले दिन, दूसरे दिन, जिससे हमारे दर्शक आपने देखा होगा कि अलग अलग भ्रांतियां जो है वो किस तरह से दूर हो रही हैं। ये वैक्सीनेशन जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक और अभी स्पुतनिक वी आ रही है, इसमें इफेक्टेड कौन सी ज्यादा है? लगभग सभी वैक्सीनेशन का जो संवेदनशीलता है वो लगभग 80 से 90% तक की है। अभी कोई ऐसा वैक्सीनेशन नहीं आया मेरे नॉलेज में जो 100% आपको प्रूफ दे, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारी जनसंख्या, जैसे केंद्रीय सरकार ने बोला है कि 1 तारीख के बाद से 18 साल के ऊपर सभी लोगों को, बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और 18 साल के ऊपर लगेगा तो कोई भी एक वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर के पास उतने वैक्सीनेशन नहीं है जितने हमें चाहिए, जितनी हमारी भारत की देश की जनसंख्या है। तो इसलिए जो है मल्टीपल सोर्सेज से जो है सरकार जो है वो वैक्सीनेशन अवेलेबल करा रही है, और सभी वैक्सीनेशन जो है कारगर साबित होते हैं। ये जो पुराने भ्रम थे, पहले लोग आते नहीं थे कि वैक्सीनेशन से कई प्रकार की भ्रांतियां जो है वो निकल के खड़ी हुई थी। तो चाहे कोई भी वैक्सीनेशन है, जो भी आपके क्षेत्र में जो भी वैक्सीनेशन है, जैसे मैंने कोविशील्ड लगाया है और मेरे पूरे परिवार ने कोविशील्ड लगाया और ईश्वर की दया से सुरक्षित हैं, तो आपके क्षेत्र में जो भी मुहैया कराते हैं, जो वेंडर्स हैं, वो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें लगवाने के लिए। स्पुतनिक का कह रहे हैं कि सिंगल डोज ही लगेगा? जी, जो रशियन वैक्सीनेशन है ये, और ये सिंगल डोज ही इसका प्रभावी है, इसमें आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे वैक्सीनेशन है जो सिंगल डोज हैं, कई नेजल स्प्रे, इजराइल में जो एक वैक्सीनेशन है वो नेजल स्प्रे के रूप में दिया जा रहा है। तो जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के जो मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे जो है स्पुतनिक का सिंगल डोज ही है। कब तक आ जाएगी स्पुतनिक, कुछ है अंदाज? इसका जो है मुझे ज्ञान नहीं है इसका।
चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना समय दिया, उम्मीद करूंगा फिर से आप समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी भ्रांतियां आपने दूर की, जो आपने सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का बहुत भीषण काल है। ऐसे में जरूरी है कि आप लगातार सावधानी बरतें और डॉक्टर राजेश शर्मा ने आपसे जो भी कहा है, अगर उसी के मुताबिक आप चलेंगे तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ जंग में जीत आपकी ही होगी। साथ ही स्वराज एक्सप्रेस भी आपसे कह रहा है कि कोरोना के इस काल में हिम्मत न हारिए, बल्कि मन में ठान ले कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।